अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 401 का चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं और ये हमारे पास मल्टीटास्किंग। इसमें मल्टीटास्किंग का आप लोगों को बिल्कुल आसान सा जो ट्रांसलेशन है वो यही है कि मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि जब सेवरल प्रोग्राम्स एक 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 टाइम पे रन होते हैं उनको आप मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे बिल्कुल मैंने एक एग्जैक्ट इसका सिंपल सा मीनिंग आप सब लोगों को पता होगा, मैंने लिखा है कि जब सब प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे रन होंगे, तो एक ही टाइम पे परफॉर्म होते हैं तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम किस तरह मल्टीटास्किंग, कंसेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग है कि हम मल्टीटास्किंग किस तरह अप्लाई करते हैं कि जब वी ऑब्जर्व इन द डीबगर, ये डीबगर की बात कर रहा है और आपने यहाँ पे डीबगर का इस पूरे पैराग्राफ में डीबगर का फंक्शन जो है वो समझना है कि डीबगर क्या करता है कि डीबगर आपके इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को ब्रोक करता है। ठीक है, उसके ब्रेक कर देता है, आपका जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको वो तोड़ देता है। ठीक है, उस जो डीबगर है वो आपके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को तोड़ देता है और कंट्रोल खुद हासिल कर लेता है। सब रजिस्टर्स को वो यूज करता है और एक इंटरफेस डिस्प्ले करेगा और की का वेट करेगा और ये सब कुछ करने के बाद दोबारा से अपनी प्रीवियस स्टेट पे सारा जो सिस्टम है उसको रिस्टोर कर देगा। ठीक है, एंड देन रिस्टोर्ड प्रोसेसर टू विच वाज इमीडिएटली बिफोर इंटरप्शन। ठीक है, प्रीवियस स्टेट पे सब कुछ रिस्टोर कर देगा। सो ये जो पूरी दो तीन लाइनें हैं यहाँ पे इसने डी बगर का फंक्शन बताया है कि डी बगर एक्चुअली क्या करता है। ठीक है, तो आपने ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि पहले ये सीक्वेंस को ब्रोक करेगा, कंट्रोल ले लेगा, ठीक है, इंटरफेस को डिस्प्ले करेगा, की का वेट करेगा और फिर दोबारा से जो आपके पास प्रीवियस स्टेट थी, ठीक है, उस पर दोबारा रिस्टोर कर देगा। ठीक है, ये पूरा इस पैराग्राफ में बात हो रही है। अब आगे इस यहाँ पे बात कर रहा है कि एग्जांपल दे रहा है कि जब आपका प्रोग्राम ए को ये ब्रोक करता है डीबगर, ठीक है, इसकी स्टेट को सेव करेगा और बी पे रिटर्न हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए। ठीक है, फिर अब उसके बाद क्या हो सकता है कि अब जब बी को इंटरप्ट करता है, ठीक है, उसकी स्टेट सेव होती है और ए पे रिटर्न बैक होगा। ठीक है, जब ए ब्रोक हुआ तो बी पे रिटर्न हुआ है और जब बी इंटरप्ट हुआ है, ठीक है, बी जब ब्रोक हुआ है तो ए पे रिटर्न हुआ है। ये आपने थोड़ा ये भी देख लेना है। अब आगे ये बात कर रहा है कि ए को नहीं पता कि उसके उसमें इंटरप्शन हुई है, उस प्रोग्राम में इंटरप्शन हुई है, क्योंकि इंटरप्शन होने के बाद इन्वायरमेंट आपके पास पहले की तरह रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, ये बात ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए को नहीं पता होगा कि ए प्रोग्राम में इंटरप्शन अकर हुई है। ठीक है, ए को नहीं पता कि डीबगर ने कंट्रोल हासिल किया है जब ये डीबग हुआ है। अब ये जो दो तीन लाइनें हैं यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ सारी बात कि ब्रेकिंग और रिस्टोरिंग प्रोग्राम्स की इतनी स्पीड पे हो रही होती है कि यूज़र को नहीं पता चलता, कि यूज़र ये फील करता है कि सब प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम पे रन हो रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये इस वजह से उसको फीलिंग आती है, फीलिंग ये इस वजह से वो फील करता है कि सब प्रोग्राम्स आपके एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्रेकिंग और रिस्टोरिंग प्रोग्राम्स की इतनी जल्दी स्पीड पे हो रही होती है, हालांकि क्या हो रहा होता है कि स्विचिंग आपके पास जल्दी हो रही होती है। जो एक ब्रेकेज और रिस्टोरिंग का प्रोसेस है उनके दरमियान स्विचिंग जो है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच होना, वो आपके पास हाई स्पीड पे हो रही होती है। इस वजह से यूज़र को फील होता है कि सब प्रोग्राम्स आपके पास एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक थोड़ा मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट था। अब यहाँ पे ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात कर रहा है आपको ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने लिखा है, ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है कि IRQ आपके पास एक हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। ठीक है, आपने इसको सिर्फ ये याद रख लेना है कि IRQ0 आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। अब आगे ये बात कर रहा है कि आपने दो सब रूटीन्स आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखी हैं। ठीक है, अब आगे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे थोड़ी ये ऑब्जेक्टिव वाइज भी इम्पोर्टेंट है कि मल्टीटास्किंग को कंट्रोल करने का जो कोड है ना, वो आपके पास हायर लैंग्वेज में आप उसको नहीं लिखते, वो आप उसको असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ
कि जो मल्टीटास्किंग को कंट्रोल करता है कोड, वो आप हायर लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखते, वो आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पे ये बात लिखी है, ठीक है। अब वो दो सब रूटीन्स की बात कर रहा है, उनको ये थोड़ा फंक्शन बता रहा है कि वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, ठीक है। वो दो सब रूटीन्स हैं, वो बार्स को रोटेट करती हैं, ठीक है। स्क्रीन के जो दो कार्नर्स हैं उन पे कैरेक्टर्स को चेंज करेंगी और उनके पास इन्फिनिट लूप्स होते हैं, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, टू सब रूटीन्स हैव इन्फिनिट लूप्स, ठीक हो गया। और एंड सेविंग एंड स्टोरिंग द रजिस्टर्स ऑफ द टास्क वन बाय वन, ठीक है। अब वो जो हम पहले बात कर चुके हैं कि सेविंग और रिस्टोरिंग रजिस्टर्स की, ठीक है, उन टास्क के रजिस्टर्स की सेविंग और रिस्टोरिंग कितनी स्पीड से हो रही होती है कि हमें पता चलता है कि बोथ टास्क जो है वो आपके पास एट द सेम टाइम पे रन हो रहे हैं, और यही आपके पास मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट है, ठीक है, कि दोनों टास्क आपके पास सेम टाइम पे जब रन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी को आप मल्टीटास्किंग कहते हैं। इस मल्टीटास्किंग की रीज़न क्या है, ठीक है, इसकी रीज़न यही है कि आपके पास जो टास्क के रजिस्टर्स हैं उनकी सेविंग और रिस्टोरिंग जो है ना वो आपके पास बहुत जल्दी हो रही है और आप टाइम इंटरप्ट को हुक कर रहे हैं। ये था आपके पास मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, ये एग्जांपल आप खुद देख लें, एग्जांपल इस तरह पेपर में नहीं आती, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद देखना चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाइज ये आपके इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि जहाँ पे टास्क के सब रजिस्टर आपके पास स्टोर होते हैं, ठीक है, उस स्पेस को आप प्रोसेस कंट्रोल बैग कहते हैं, ठीक है। स्पेस वेयर ऑल रजिस्टर ऑफ अ टास्क आर स्टोर, वो जगह जहाँ पे टास्क के सब रजिस्टर स्टोर होते हैं, ठीक है, उसको आप प्रोसेस कंट्रोल बैग कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। आगे चलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है कि इंट ज़ीरो, ठीक है, जो कि इंट 08 जो कि रजिस्टर को सेव और रिस्टोर करता है, उसको आप शेड्यूलर कहते हैं, और ये पूरा इवेंट जो है इसको आप कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपके पास ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपके पास जो इंट, अब ये भी आपको अब ऑब्जेक्टिव वाइज पता चल गया है कि रजिस्टर्स को सेव और रिस्टोर कौन करता है, इंट 08 रजिस्टर को कंट्रोल और रजिस्टर को रिस्टोर और सेव करता है, और इसको आप शेड्यूलर कहते हैं इंट 08 को, और इस पूरे जो स्विच है उसको आप कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं। आगे चलते हैं, ये भी अब जहाँ पे इसने एग्जाम्पल एलाबोरेट मल्टीटास्किंग, अब ये बाकी एग्जाम्पल के थ्रू मल्टीटास्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी ऐसा जिस तरह पेपर में नहीं आती, ठीक है, ये पहला आपके पास फर्स्ट ही जो चीज़ें थी वो ही आपके पास पेपर वाइज इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे ये क्या है कि एग्जाम्पल में बता रहा है कि आप सब 14 रजिस्टर्स को सेव करते हैं, ठीक है। 28 बाइट्स आपके पास इनको ज़रूरत होगी आपको 14 रजिस्टर को सेव करने के लिए। जब आपने साइज 32 बिट कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, तो आपको मोर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि हर थ्रेड का आपके पास अपना खुद अपना स्टैक है एक, कि हर एवरी थ्रेड इट्स ओन एवरी थ्रेड, वी हैव गिवन एवरी थ्रेड इट्स ओन स्टैक, ठीक है, हर थ्रेड का अपना एक स्टैक है। अब थ्रेड्स के पास फंक्शन कॉल्स भी हो सकती हैं, पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, और लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। थ्रेड्स कैन कंटेन फंक्शन कॉल्स, पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। आगे जो एग्जांपल में बात कर रहा है कि क्रिएशन ऑफ थ्रेड की, कि ये आपके पास डायनामिक होती है, ठीक है, जो थ्रेड की क्रिएशन होती है, ये बात मैं लिख चुका हूँ, वो आपके पास डायनामिक होती है, ठीक है। अब थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड क्या करता है, थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड पीसीबी को इनिशियलाइज करता है और इसको लिंक लिस्ट में ऐड कर देता है, ठीक है, सो शेड्यूलर अपना काम कर सके, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्रिएशन ऑफ थ्रेड है वो आपके पास डायनामिक है, और ठीक है, जो थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड है वो क्या करता है, वो पीसीबी को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को इनिशियलाइज करेगा और इसको लिंक लिस्ट में ऐड कर देगा ताकि शेड्यूलर अपना काम कर सके, ठीक है। यही बात यहाँ पे हो रही है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं आप, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर रहा है, ये भी आपका मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कि जो प्रोग्राम का आपके पास जो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो थ्रेड्स आपके पास नंबर्स को इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
जब प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट होगा तो थ्रेड्स नंबर्स को इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले करते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये समझने वाली 3-4 लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। वो किस तरह के जब कीज प्रेस करते हैं आप, न्यू थ्रेड्स रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब जब न्यू थ्रेड्स रजिस्टर होंगे तो फिर मल्टीटास्किंग की स्पीड स्लो डाउन होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पिछले क्वेश्चन लिखा है आपसे, अब पेपर में आ सकता है कि मल्टीटास्किंग की स्पीड क्यों स्लो होगी, वाई स्पीड ऑफ मल्टीटास्किंग इज स्लो डाउन। सो आपने उसकी रीज़न ये बतानी है कि जब न्यू थ्रेड्स आपके पास रजिस्टर होंगे तो फिर आपके पास मल्टीटास्किंग की स्पीड स्लो डाउन होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, मल्टीटास्किंग की स्पीड को इम्प्रूव करने का आप टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप वो जो न्यू थ्रेड्स की वजह से स्पीड स्लो डाउन हुई है, टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपके पास वो स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसने एग्जाम्पल पे यहाँ पे जो टाइमर बताया हुआ उसने 1 मिली सेकेंड इंटरवल का बताया है। ठीक है, आपने टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी चेंज की तो आपके पास क्या हुआ, वो स्पीड आपके पास इम्प्रूव हो गई। और उस स्पीड के स्लो डाउन होने की रीज़न क्या है, वो आपके पास न्यू थ्रेड्स की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आपने ये 1 मिली सेकेंड इंटरवल को आपने थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाइज देख लेना है। अब ये बात वही कर रहा है कि यहाँ पे थ्रेड्स लोग फास्टर होंगे। इसकी रीज़न क्या है कि जो टाइमर इंटरप्ट है उसकी स्पीड जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गई है। अब आगे मल्टीटास्किंग कर्नेल STSR, अब आगे एक और एग्जांपल बता रहा है। ठीक है, कि पहले एग्जांपल में क्या हुआ था कि मल्टीटास्किंग कोड और मल्टीटास्क कोड एक प्रोग्राम में थे। अब इसने क्या किया, इस एग्जांपल में मल्टीटास्किंग कर्नेल को इसने TSR में इसने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, सो ये क्या हो गया है, ये एक ऑपरेशन सिस्टम एक्सटेंशन बन गई है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात आगे कर रहा है कि एक न्यू थ्रेड को रजिस्टर करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हुक करते हैं। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, वो हुक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग अ न्यू थ्रेड। ठीक है, अब ये वैसे भी ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है कि हाउ कैन वी रजिस्टर अ न्यू थ्रेड। ठीक है, बाय हुकिंग। पहला तरीका क्या है, वही बात कि इसने क्या कहा यहाँ पे कि आप न्यू थ्रेड किस तरह रजिस्टर होंगे, जब आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हुक करेंगे। तो आपके पास पहला तरीका थ्रेड को रजिस्टर करने के आप कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला तरीका क्या है, आपने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हुक करना है, ये पहला तरीका है। दूसरा क्या है, आगे नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में, विद मल्टीटास्किंग कर्नल यूजिंग इट्स एक्सपोर्टेड सर्विसेज। ठीक है, सो अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो आपके पास ये दो आंसर हैं। ठीक है, पहला तरीका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हुक करने से आप न्यू थ्रेड रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा विद मल्टीटास्किंग कर्नल यूजिंग इट्स एक्सपोर्टेड सर्विसेज। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे आ रहा है, आगे चलते हैं। और ये आज तबीयत ठीक नहीं है। अब वही बात कर रहा है कि सेकंड एग्जांपल जो मैं बात कर चुका हूँ, our example is a simple program. Second part of our example is a simple program that has threads to be registered with the multitasking kernel using exported services. जो मैं बात ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेकंड पॉइंट। ठीक है, कि आप थ्रेड को रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरह रजिस्टर करते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर्नल को यूज़ करते हुए, इसकी एक्सपोर्टेड सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप न्यू थ्रेड रजिस्टर कर सकते हैं। ये सेकंड तरीका है थ्रेड्स को रजिस्टर करने का। आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल में दोबारा बता रहा है कि अब इसने इस एग्जांपल में क्या किया है, 3 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रूटीन्स को इसने मल्टीटास्क किया है बाय द सेम कर्नल इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली रजिस्टरिंग द सेम रूटीन। ठीक है, सो इसने क्या किया है कि तीन डिफरेंट रूटीन्स को इसने मल्टीटास्क कर दिया है। ठीक है, किस तरह मल्टीटास्क किया है, बाय द सेम कर्नल। ठीक है, ये इसने एग्जांपल में ये तरीका बताया है। ठीक है, और ये आज तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये अब इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एग्जांपल आप खुद देख लें। आई थिंक यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो रहा है, और ये आपका चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 पे बात करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपकी कोई बात आपने करनी है आज के लेक्चर से रिलेटेड, आपने कोई क्वेश्चन करना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।